Hello, good evening everyone. In the previous lecture we have discussed the therapeutic classification of sympathomimetic drugs and talk about the adrenaline. Now we are going to continue with our further drug description, that is noradrenaline or norepinephrine. ओके, नॉर एड्रीनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन हमने जब पहले डिस्कस किया था तो हमको ये पता है कि एड्रीनालिन जो है वो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बट उसका जो एक्शन रहता है बीटा 3 पे वो कैसा रहता है, वीक रहता है। तो लगभग सारे रिसेप्टर्स को कवर करता है, लेकिन जो नॉर एड्रीनालिन रहता है वो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 इनको इफेक्ट करता है, लेकिन हाँ बीटा 3 को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन इट डज नॉट अफेक्ट द बीटा 2, इट डज नॉट अफेक्ट बीटा 2। उसके बाद बात करते हैं आगे, तो ये कैसा है, ये कैटेकोलामीन है, ठीक है, इसके अंदर कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसलिए कैटेकोलामीन। ठीक है, ये क्या है, कैटेकोलामीन, ठीक है। फिर इट इज नॉट गिवन ओरली, इट कैन नॉट बी गिवन ओरली, और इसको हम लोग क्यों, क्योंकि फर्स्ट एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। दूसरी बात सबक्यूटेनियस आईएम, ठीक है, तो सबक्यूटेनियस हो गया, आईएम हो गया, और डायरेक्ट आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इसका नहीं करते हम लोग। वाई, क्यों नहीं करते ऐसा, बिकॉज ऑफ नेक्रोसिस एंड स्लगिंग ऑफ टिश्यू, ठीक है। जो एरिया रहता है जहां पे पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन किया हमने, उसमें क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, वहां की टिश्यू में क्या होने लगेगा, स्लगिंग होने लगेगी, वेस्टिंग होने लगेगी, ठीक है। और ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, इट इज न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम का ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। हम लोगों ने देखा था कि मतलब प्री साइनेप्टिक वेसिकल से जो साइनेप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर जा रहा था हमारा अभी तक, वो कौन सा था, नॉरएड्रेनालिन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, ठीक है। अब अभी तक हमने इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि इतने सारे मेथड से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो फाइनली जो एडमिनिस्ट्रेशन इसका करते हैं हम लोग, वो आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू करते हैं। कैसे करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू करते हैं, ठीक है। आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इसका, ठीक है। अब इसका मेन इफेक्ट किस पे होगा, अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि बीटा 1 को सिर्फ स्टिमुलेट कर रहा है, बीटा 2 को नहीं कर रहा है, सो इट हैव मेनली द अल्फा 1 इफेक्ट एंड बीटा 1 इफेक्ट। अल्फा 1 इफेक्ट की वजह से ये क्या कराता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जिसकी वजह से ये क्या कराएगा, देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, सो इट कैन बी यूज्ड इन शॉक। इसको हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, शॉक जैसी कंडीशन में, जिसमें ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है, उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी मेन बात यह है कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ये और किन किन वेसल्स का कराता है, रीनल, मीजेंट्रिक, रीनल, मीजेंट्रिक, स्प्लैंकनिक और पल्मोनरी, ठीक है। इन सारी वेसल्स का ये क्या कराता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है साइड बाय साइड। नेक्स्टली अगर बीटा 1 इफेक्ट के बारे में बात करें, सो बीटा 1 इफेक्ट क्या होगा इसका, इट विल स्टिमुलेट द और हैव कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट। क्या होगा, कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होगा इसका। इसीलिए इसको किस में यूज करते हैं हम लोग, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। दूसरी बात ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर,
क्या क्या इंक्रीज करता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, पल्स प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो जब इतना सारा प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर जो बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है वो इस प्रेशर का अपोज करता है। सो देयर विल बी रिबाउंड ब्रैडीकार्डिया। Okay, so there will be rebound bradycardia to prevent the increase in blood pressure. ठीक है, अब इतने सारे एक्शन देखे हमने, तो इसके यूजेस किस में हम लोग कर सकते हैं? बेसिकली इसका जो यूज होता है वो हाइपोटेंसिव स्टेट्स में कर सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेंसिव स्टेट्स में कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है, तो कार्डियक आउट मतलब जैसा कि हमने देखा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है बाय वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट। दूसरी बात कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट भी है इसका। तो हाइपोटेंसिव स्टेट्स में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, बट इट ड्रॉज ब्लड फ्रॉम वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, ब्लड फ्रॉम वाइटल ऑर्गन्स। जैसा कि ये क्या कर रहा था? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, रीनल, स्प्लैंक्निक, पल्मोनरी एंड क्या कह सकते हैं? मीजेंट्रिक। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नॉरएड्रेनालिन। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स आइसोसुप्रिन। आइसोसुप्रिन की बात करते हैं। ठीक है, सो आइसोसुप्रिन का मेन इफेक्ट किसके ऊपर रहता है? बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर रहता है। ठीक है, सो इसमें भी बीटा 1, बीटा 2, बीटा 1, ठीक है, बीटा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता किसके ऊपर? अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर आइसोसुप्रिन का कोई इफेक्ट नहीं रहता। हमने पहले एड्रेनालिन देखा था, सो उसका इफेक्ट किस पे आ रहा था? उसका इफेक्ट सारे रिसेप्टर्स पे आ रहा था, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, लेकिन वीक बीटा 3 इफेक्ट था। और अभी जो हमने नॉर एड्रेनालिन डिस्कस किया उसमें क्या है? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, लेकिन बीटा 2 इफेक्ट क्या है? उसका नहीं है। ठीक है, अब आइसोसुप्रिन की जब बात करते हैं तो आइसोसुप्रिन कैसा रहता है? सिंथेटिक रहता है, सिंथेटिक। ठीक है, दूसरी बात ये नॉन सिलेक्टिव है, नॉन सिलेक्टिव एक्शन है। ऐसा कोई खास इसका नहीं है कि मतलब पर्टिकुलरली बीटा 1 को स्टिमुलेट कर रहा है या बीटा 2 को स्टिमुलेट कर रहा है, ऐसा कोई इसका खास एक्शन नहीं है। तो ये पोटेंट एक्टिंग ऑन, पोटेंटली मतलब पावरफुल एक्टिंग, पावरफुल एक्शन किसके ऊपर है? इसका बीटा के ऊपर। ठीक है, सो बीटा 1 एंड बीटा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। सो बीटा 1 इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है? कार्डियक स्टिमुलेशन करता है, कार्डियक स्टिमुलेशन करता है। सो देयर विल बी पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक, और पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट। आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट, क्रोनोट्रॉपिक में क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस हार्ट रेट। ठीक है, ड्रोमोट्रॉपिक और आयोनोट्रॉपिक में क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस एवी कंडक्शन, इंक्रीजेस एवी कंडक्शन, एंड ड्रोमोट्रॉपिक में क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारे इसके इफेक्ट हैं। लेकिन जो अपना वो रहता है, क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है, उसमें क्या आता है? काफी मिनिमल चेंज रहता है। जैसा कि हमने इसके पहले देखा था नॉर एड्रेनालिन में कैसा इफेक्ट आ रहा था, काफी चेंज था, मतलब देयर विल बी इंक्रीज इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है? मिनिमल चेंज है। ठीक है, मिनिमल चेंज। Nextly talking about the diastolic blood pressure and mean arterial pressure. Mean arterial
pressure. So there is decrease in the diastolic blood pressure, mean arterial pressure. So it is used to increase heart rate in cases of heart block. ठीक है, हार्ट ब्लॉक के केसेस में यूज होगा ये. इट इज यूज्ड टू इंक्रीज हार्ट रेट. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे इफेक्ट चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा. सो इट कैन बी यूज्ड इन कंडीशंस लाइक हार्ट ब्लॉक. ठीक है, हार्ट ब्लॉक लाइक कंडीशंस में इसको यूज करते हैं. दूसरी बात, अगर बीटा 2 की बात करें, ठीक है, सो बीटा 2 के इफेक्ट हमने किस पे देखे थे? मेनली स्मूथ मसल्स पे देखे थे. ठीक है, सो बीटा 2 का इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहली बात तो वेजो डायलेशन कराता है बीटा 2. ब्लड वेसल्स के ऊपर इफेक्ट देखते हैं सबसे पहले. बीटा 2 में ब्लड वेसल का इफेक्ट क्या था? वेजो डायलेशन. ठीक है, सो देयर विल बी वेजो डायलेशन ऑफ रीनल, स्प्लैंक्निक, पल्मोनरी एंड मीजेंट्रिक. सो इन सारी वेसल्स का क्या होगा? वेजो डायलेशन होगा. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे अल्फा का कोई एक्शन ही नहीं है. ठीक है, सो अनअपोज्ड एक्शन है बीटा 2 का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वेजो डायलेशन हो रहा है. दूसरी बात, अगर बात करें ब्रोंकियल मसल्स की, सॉरी ब्रोंकाई की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सो देयर विल बी ब्रोंको डायलेशन. क्या होगा? ब्रोंको डायलेशन होगा. सो इट कैन बी यूज्ड इन ब्रोंकियल एस्मा. इट कैन बी यूज्ड इन ब्रोंकियल एस्मा. नेक्स्ट जीआईटी की अगर बात करें तो जीआईटी पे ये क्या करता है? रिलैक्सेशन कराता है मसल का. डिक्रीज कराएगा क्या? टोन को डिक्रीज करता है. ठीक है, सो देयर विल बी रिलैक्सेशन एंड डिक्रीज मसल टोन. तो ये सारे इफेक्ट क्या हो गए? आइसोसुप्रीन के. ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो ओरल फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं इसके. ठीक है, सो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है वो नहीं करते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है. ठीक है, इसीलिए इसको पैरेंटरली देंगे. इन फॉर्म ऑफ एरोजॉल्स. एरोजॉल्स के फॉर्म में इसको एडमिनिस्टर करते हैं. ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये जो मेटाबॉलिज्म होता है इसका, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय माओ. ठीक है, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय माओ, मोनो अमाइन ऑक्सीजनेज. ठीक है, सो माओ से ये क्या होगा? सॉरी, कॉम्ट से ये क्या होता है? मेटाबोलाइज होता है. इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय कॉम्ट. ठीक है, कैटेकॉल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज से. ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की. यूजेस तो हमने देख ही लिए, एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं. ठीक है, सो अब क्या हो रहा है? यहाँ पे अनअपोज्ड बीटा 2 एक्शन हो रहा है. सो इट विल कॉज, और बीटा 1. ठीक है, सो जो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस थे, जैसे कि कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट था, सो उसी का एक्सटेंशन होगा इसका एडवर्स इफेक्ट. सो इसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी palpitations, tachycardia. Okay, so there will be palpitations, tachycardia, cardiac arrhythmia, then it will also precipitate the angina and myocardial infection. It will also precipitate the angina and myocardial infection. इसीलिए क्या होता है कि इसका
इट्स जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ब्रोंकियल एस्मा में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सारे जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, सो दिस ड्रग इज रिप्लेस्ड बाय सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, क्यों सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट लेंगे? ताकि बीटा 1 जो हार्ट के इफेक्ट्स हैं वो सारे नलीफाई हो जाएं, क्योंकि हम ऐसी मेडिसिन प्रेफर करेंगे जिससे हमको साइड इफेक्ट्स कम हो, सिलेक्टिव एक्शन हो। इसीलिए ये क्या होता है, सो इट्स यूज इन bronchial asthma is obsolete। ऑब्सोलेट, ठीक है, और या तो कहें मिनिमम, ठीक है, मिनिमम भी कह सकते हैं इसको। मिनिमम, वाई? बिकॉज ऑफ कार्डियक स्टिमुलेटरी इफेक्ट, रिप्लेस्ड बाय, अब किससे रिप्लेस करेंगे? ऐसी ड्रग जिसका कि सिलेक्टिव एक्शन हो सिर्फ बीटा 2 पे। ठीक है, सो इट इज रिप्लेस्ड बाय सिलेक्टिव बीटा 2 agonist। Okay, so it is replaced by selective beta 2 agonist। Now talking about the next drug, we will have dobutamine और डोपामिन। सबसे पहले डोपामिन डिस्कस कर लेते हैं उससे पहले, ठीक है। डोपामिन हो गया, डोब्यूटामिन हो गया। सो आइसोसुप्रीन के बाद पहले डोब्यूटामिन ही कर लेते हैं, सॉरी, डोब्यूटामिन। हम लोग ऑर्डर में चल रहे हैं। ऐसा देखिए, पहले एड्रेनालिन ने क्या किया था, सारे रिसेप्टर पे फंक्शन किया था, लेकिन उसका वीक बीटा 3 एक्शन था। उसके बाद जब नॉर एड्रेनालिन डिस्कस किया तो उसका एक रिसेप्टर पे इफेक्ट नहीं था, दैट इज बीटा 2। उसके बाद जो हमने अभी आइसोसुप्रीन देखा, उसका इफेक्ट किस पे था, बीटा पे था, लेकिन अल्फा पे नहीं था। नाउ टॉकिंग अबाउट डोब्यूटामिन, तो डोब्यूटामिन का अल्फा और बीटा इफेक्ट दोनों रहता है, लेकिन इसका कैसा इफेक्ट रहता है, सिलेक्टिव, सॉरी सिलेक्टिव तो नहीं है, लेकिन रिलेटिवली सिलेक्टिव। मतलब अगर कंपैरिजन में देखा जाए कि अल्फा रिसेप्टर पे ज्यादा फंक्शन कर रहा है या बीटा रिसेप्टर पे ज्यादा फंक्शन कर रहा है, सो देयर विल बी रिलेटिवली सिलेक्टिव एक्शन ऑन बीटा 1, सिलेक्टिव एक्शन ऑन सो बीटा 1 के ऊपर क्या होगा, डोब्यूटामिन का सिलेक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात, इट इज सिंथेटिक, इट इज डोब्यूटामिन जो रहता है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू द डोपामिन इन स्ट्रक्चर, डोपामिन स्ट्रक्चरली। So it is similar to dopamine structurally। अगर इसके यूजेस की बात करें, सो बीटा 1 इफेक्ट काफी ज्यादा पोटेंट है। ठीक है, सो बीटा 1 इफेक्ट जो है पोटेंट है। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या करेगा, देयर विल बी आयोनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक एंड होमोट्रोपिक इफेक्ट। क्या करेगा, आयोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा इसका। ठीक है, कैसा इफेक्ट होगा, आयोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा, जो कि काफी पोटेंट आयोनोट्रोपिक इफेक्ट है, इसीलिए इसको ड्यू टू विच इट इज यूज्ड इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में इसको क्या करते हैं, या पंप फेलियर कहा जाए एक तरीके से, तो जो पंप रहता है, पंपिंग जो सिस्टम रहता है, उसमें आयोनोट्रोपिक इफेक्ट में काफी पोटेंट है इसका, इसीलिए इसको क्या करेंगे, पंप फेलियर में यूज करेंगे, जो कि किस वजह से हो रहा है, ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी। ठीक है, कार्डियक सर्जरी। ठीक है, जो कि किस वजह से आ रहा है इफेक्ट,
कार्डियक सर्जरी की वजह से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, या तो किस वजह से आ रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है। फिर इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ CHF। इसको किस में यूज करेंगे, बेसिकली मैनेजमेंट में यूज करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, और कौन सा, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट करेंगे इससे। उसके बाद और किस चीज में इसको यूज कर सकते हैं, 2 to 8 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, 2 to 8 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। इसको हम लोग क्या करेंगे, IV इन्फ्यूजन करेंगे। IV इन्फ्यूजन करेंगे किन केसेस में, एक्यूट हार्ट फेलियर में, एक्यूट हार्ट फेलियर की कंडीशन में, ठीक है। 2 to 8 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट IV इन्फ्यूजन करेंगे किसमें, एक्यूट हार्ट फेलियर में IV इन्फ्यूजन कराएंगे विदाउट चेंज इन और इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है, तो उसकी इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट रेट, पल्स प्रेशर, ये इन सब में चेंज नहीं करता है, ठीक है, हार्ट रेट, पल्स प्रेशर इन सब को चेंज नहीं करता है। व्हाई, बिकॉज देयर इज अल्फा 1 इफेक्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, और बीटा 2 इफेक्ट है जिसकी वजह से वेजो डायलेशन होगा, तो ये नलीफाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी नो इंक्रीज इन हार्ट रेट, पल्स प्रेशर, ठीक है, या कहें पेरिफेरल रेजिस्टेंस, सॉरी, ठीक है, ये पल्स प्रेशर नहीं है, ये क्या है हमारा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। Now moving on further, डोब्यूटामीन के ही एडवर्स इफेक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे, विच आर टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि मतलब जो बीटा 1 को स्टिमुलेशन है तो कार्डियक स्टिमुलेशन हो रहा है, और इस जो ड्रग का टॉलरेंस रहता है, ठीक है, देयर विल बी टॉलरेंस, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, इसका इंटरमिटेंट यूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इंटरमिटेंट यूज करते हैं, कुछ टाइम तक को एडमिनिस्टर करेंगे, फिर क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, फिर एडमिनिस्टर करेंगे, फिर स्टॉप कर देंगे, ओके। अब जैसे जैसे सिलेक्टिविटी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, फर्दर यूज करेंगे किसको, मोर सिलेक्टिव ड्रग्स को। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द सैलब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालीन, फॉर्मेटेरॉल, ठीक है, कौन कौन सी हो गई, सैलब्यूटामॉल हो गई, टर्ब्यूटालीन हो गई, फॉर्मेटेरॉल हो गई, एंड सैल्मेटेरॉल, ठीक है। सो आइसोप्रेनालिन की जो अभी हमने बात करी थी, आइसोप्रेनालिन की, ठीक है, सो इट इज minimally used in bronchial asthma, minimally used in bronchial asthma, ऐसा क्यों, because of cardiac stimulating effect,
स्टिमुलेशन ऑफ और कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, ठीक है, कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट की वजह से, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टिव यूज करेंगे। सो ये जो साल्मेटेरॉल, टर्ब्यूटालिन, फॉर्मेटेरॉल और साल्मेटेरॉल हैं, ये सब क्या हैं, सिलेक्टिव बीटा 2 हैं, ठीक है, इनका सिलेक्टिव बीटा 2 इफेक्ट होगा, सिलेक्टिव बीटा 2 इफेक्ट। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सिलेक्टिव, राइट अबाउट सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, तो इनका क्या होगा, सिलेक्टिव बीटा 2 इफेक्ट होगा, पहली बात हो, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि जो साल्मेटेरॉल रहता है, टर्ब्यूटालिन, सैल्ब्यूटामॉल और फाइनली फॉर्मेटेरॉल, तो इनको क्या करते हैं, इनहलेशनल रूट से देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इनहलेशनली इन केसेस ऑफ ब्रोंकियल एज्मा। ब्रोंकियल एज्मा में इनको क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, व्हाई, बिकॉज ऑफ नो कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिलेक्टिव बीटा 2 है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो फॉर्मेटेरॉल है, ये किस में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ नॉकटर्नल, नॉकटर्नल मतलब रात से, ठीक है, नॉकटर्नल एज्मा के जो अटैक्स आते हैं उसमें फॉर्मेटेरॉल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। सो जब फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस की बात करते हैं तो अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया इससे पहले कि इनको ब्रोंकियल एज्मा में यूज करते हैं। तो अगर ब्रोंकियल एज्मा में यूज हो रहा है तो क्या करा रहा है, ब्रोंको डायलेशन करा रहा है, ठीक है, क्या करा रहा है, ब्रोंको डायलेशन करा रहा है। और यूटराइन जो अपनी मसल्स हैं उनका क्या कराएगा, रिलैक्सेशन कराएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, टोकोलाइटिक इफेक्ट होगा, ठीक है। यूटराइन रिलैक्सेशन को ही क्या कहते हैं, टोकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो टोकोलाइटिक इफेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें स्केलेटल मसल्स की, यहाँ पे बीटा 2, यहाँ अल्फा 1 और बीटा 2, यहाँ पे क्या रहता है, अल्फा 1 और बीटा 2, तो ये क्या कराएगा, ट्रेमर्स कॉज करता है, ठीक है। ट्रेमर कॉज करेगा। दूसरी बात, पोटेशियम की अगर बात करें तो इट इंक्रीजेस इनटेक ऑफ पोटेशियम, ठीक है, इनटेक ऑफ पोटेशियम। एंड फाइनली ऑन द लिवर, ठीक है, अगर लिवर की बात करते हैं तो इट विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज, तो ये क्या है, इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे। अब डिस्कस करते हैं इसके यूजेस कि कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं, ठीक है। बी पी एच, ठीक है, बीपीएच हो गया,
बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कह सकते हैं. सो बीपीएच हो गया, ऐसा नहीं है मतलब बीपीएच मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया नहीं है, इट इज जस्ट अ न्यूमोनिक. सो बीपीएच हो गया एंड सी दैट इज सीओपीडी. सो सीओपीडी में क्या होता है, सिलेक्टिव बीटा 2 प्लस एंटीकोलिनर्जिक. की हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एंटीकोलिनर्जिक्स के साथ सिलेक्टिव बीटा 2 यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक्स के साथ सिलेक्टिव बीटा 2 यूज करते हैं. दूसरी बात हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिक स्टेट्स में यूज करेंगे. हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया ही कह सकते हैं. ठीक है, हाइपर कैलेमिया में यूज करते हैं. Why? Because it increases intake of potassium ion inside cell, जो कि अभी हमने इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में डिस्कस किया. नाउ नेक्स्टली टॉकिंग अबाउट प्री टर्म लेबर. प्री टर्म लेबर, ठीक है. सो प्री टर्म लेबर की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ओरल और पैरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसका, सैलब्यूटामॉल का और टरब्यूटालीन का. सैलब्यूटामॉल और टरब्यूटालीन टू डिले ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट टू डिले द प्री टर्म लेबर की जो कंडीशन रहती है उसमें क्या करेगा, क्या करेगा, डिले कर देगा. नाउ टॉकिंग अबाउट लास्ट दैट इज अभी जो हमने डिस्कस किया दैट इज ब्रोंकियल एज्मा. सो ब्रोंकियल एज्मा में तो सिलेक्टिव बीटा 2 का यूज ही है. क्यों, बिकॉज ऑफ जो सिलेक्टिव बीटा 2 रहते हैं, सिलेक्टिव बीटा 2 उनको इनहलेशनली देते हैं इन फॉर्म ऑफ एरोजोल्स. इनहलेशनली एडमिनिस्टर करते हैं एज एरोजोल्स. और सिलेक्टिव बीटा 2 क्यों प्रिफर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मिनिमल साइड इफेक्ट्स. मिनिमल साइड इफेक्ट्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बीटा 1 स्टिमुलेशन नहीं होगा तो साइड इफेक्ट्स जो आएंगे वो क्या होंगे, काफी मिनिमम होंगे. अब जो प्री टर्म लेबर की कंडीशन है उसमें हम लोग ओरल और पैरेंटरल यूज कर रहे हैं किसका, सैलब्यूटामॉल का और टरब्यूटालीन का. लेकिन जो मोर सिलेक्टिव एक्शन रहता है वो अगली दो ड्रग्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो भी सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, वो है रिटोड्रिन और आइसोसुप्रिन. ठीक है, रिटोड्रिन. ठीक है, सो ये भी क्या है, सिलेक्टिव बीटा 2 इफेक्ट. मोर प्रोमिनेंट एक्शन ऑन मोर प्रोमिनेंटली ऑन यूट्रस. तो ये क्या करेगा, यूट्रस पे इफेक्ट करेगा. तो कैसा इफेक्ट रहता है इसका, टोकोलाइटिक इफेक्ट रहता है. टोकोलाइटिक इफेक्ट रहता है एंड इट इज यूज्ड इन यूज्ड टू delay preterm labor. Now talking about the next, isosuprin. So isosuprin, IS मतलब IV और IM. ठीक है, IS तो
आई एस, सो मतलब आईज डिफरेंट सारे आई यूज, मतलब आई जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूज हो रहा है, सो आई डी आई एम, ठीक है। इसके बाद IV IM ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो एक्शन है वो यूट्रस पे है, रिलैक्सेशन कराता है, और किस पे है, ब्लड वेसल्स पे। और किस पे इसका एक्शन है, ब्लड वेसल्स पे। डिटोड्रीन का जो अभी हमने एक्शन देखा वो बेसिकली किस पे है, यूट्रस पे है, सिलेक्टिव एक्शन है यूट्रस पे, ठीक है। लेकिन जो ब्लड वेसल्स पे एक्शन है, तो बीटा 2 का ब्लड वेसल्स पे एक्शन क्या होता है, वेजो डायलेशन होता है। तो ये वेसल्स को क्या करता है, डायलेशन कर देता है। सो इट इज यूज्ड इन DPT, डिले प्रीटर्म लेबर, थ्रेटेंड अबॉर्शन, एंड P फॉर सॉरी, ये DPT जो है, तो ये जो D है ये किस में यूज होगा, D में, तो ये डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया में यूज होता है। और किस में यूज होता है, प्री टर्म लेबर में यूज होता है, प्री टर्म लेबर में यूज होता है। तो ये सारे यूजेस हैं, लेकिन फिर भी हम लोग रिटोड्रिन को प्रिफर करते हैं, ठीक है। वाई, बिकॉज आइसोसुप्रिन का जो एक्शन रहता है वो लेस इफेक्टिव रहता है, ठीक है, लेस एफिकेसी रहती है इसकी, and its effect are disappointing effect. इन पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में इसका जो इफेक्ट रहता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, रिटोड्रिन इज प्रिफर्ड, ठीक है, रिटोड्रिन प्रिफर्ड। यहाँ पे एक स्टार लगा लीजिएगा, 3 स्टार, और यहाँ पे लगा लीजिएगा लेस इफेक्टिव, तो दोनों का ये कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवर्स इफेक्ट, ये सारे हमने क्या अभी डिस्कस कर लिए, बीटा 2 सारे डिस्कस कर लिए अभी हमने, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव बीटा 2 खत्म हो गया हमारे। अब हम लोग किस पे चलेंगे, सिलेक्टिव अल्फा 1। पहले एडवर्स इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। सो पहला जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया एंड पाल्पिटेशंस। अब सोचने वाली बात है कि बीटा 2 सिर्फ इफेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलरली बीटा 2 इफेक्ट है। सो बीटा 1 का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है, इसी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, टैकीकार्डिया एंड पाल्पिटेशंस, ड्यू टू बीटा 1 स्टिमुलेशन। और रीजन क्या लिख सकते हैं, नॉट सो सिलेक्टिव इफेक्ट ऑन बीटा 2, नॉट सो सिलेक्टिव इफेक्ट ऑन बीटा 2। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सिलेक्टिव बीटा 2 इफेक्ट ही है, ठीक है। सो ये हो गया टैकीकार्डिया एंड पाल्पिटेशन। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वी हैव ट्रेमर्स, ठीक है। तो पहले ही देखा था
बीटा 2 स्टिमुलेशन क्या करता है? बीटा 2 स्टिमुलेशन होता है किस पे? मसल्स पे, ठीक है। बीटा 2 स्टिमुलेशन होता है मसल्स पे, जिसकी वजह से क्या होते हैं? ट्रेमर्स होते हैं। नेक्स्टली सो इसका जो एडवर्स इफेक्ट का निमोनिक है वो क्या है? T2H2, ठीक है। ट्रेमर, टैकीकार्डिया और क्या हो गया? हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो सेल्स हैं पोटेशियम क्या हो रहा है? उनके अंदर जा रहा है। तो अगर एडवर्स इफेक्ट आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज्ड पोटेशियम इन ब्लड, अगर एडवर्स इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि पूरा तो पोटेशियम क्या होगा, या पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम अगर सेल के अंदर जाने लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ पोटेशियम इनटू द और इनसाइड द सेल, ठीक है। अब जो लास्ट इफेक्ट है हमारा वो क्या है? हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने लीवर को डिस्कस किया था पहले कि जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है लीवर के ऊपर, ठीक है, सो वो क्या करेगा? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। सो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल का इंक्रीमेंट होगा, सो अगर पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ऑन पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिलेक्टिव बीटा 2, सिलेक्टिव बीटा 2 in patients associated with diabetes, in patients associated with डायबिटीज। ये वाली इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है और उसमें पारेंटरल हम लोग सिलेक्टिव बीटा 2 देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाएगा, ठीक है। देयर विल बी इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये क्या हो गया? T2H2 वर द एडवर्स इफेक्ट का निमोनिक है, ठीक है। ओके, सो अभी हमने क्या डिस्कस किया? सिलेक्टिव बीटा 2 डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस सिलेक्टिव अल्फा 1, उसके बाद क्या करेंगे? सिलेक्टिव अल्फा 2। सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सिलेक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो किसकी बात करेंगे हम लोग? सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट की। तो इसमें क्या आ जाएंगे? एक तो फिनाइल एफ्रिन, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? मिथॉक्सामिन, और फाइनली क्या आ जाएगा? मेफेंटरमीन, ठीक है। सो इसमें से जो फिनाइल एफ्रिन रहता है इसको हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। किसमें? एक तो नेजल डीकंजेस्टेंट की तरह, और दूसरी बात माइड्रियाटिक, एज अ माइड्रियाटिक भी यूज होता है फिनाइल एफ्रिन, हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? नेजल डीकंजेस्टेंट की तरह यूज होता है। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेजल डीकंजेस्टेंट्स। कैसा? टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और दूसरी बात प्लस माइड्रियाटिक्स, एज एन माइड्रियाटिक्स यूज कर सकते हैं इसको। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, तो इसमें से ये जो दो हैं, ठीक है, तो ये क्या है? सिलेक्टिव अल्फा 1। लेकिन ये जो मेफेंटरमीन है ये अल्फा 1 पे तो इफेक्ट करता है, इसके साथ साथ ये क्या कराता है? रिलीज कराता है, डायरेक्ट एक्शन है इसीलिए इसका, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर पे फंक्शन करता है तो डायरेक्ट एक्शन। तो ये तो डायरेक्ट एक्शन हो गया इसका अल्फा 1 वाला, लेकिन रिलीज कराएगा नॉर एड्रीनलिन, तो ये क्या हो गया? इसका इनडायरेक्ट एक्शन हो गया। क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्शन। सो जो मेफेंटरमीन है उसका क्या है? एक तो डायरेक्ट एक्शन है, दूसरी बात क्या है? इनडायरेक्ट एक्शन है। फिर ये सब क्या करते हैं? ये अल्फा 1 पर एक्ट करते हैं
इंक्रीज करते हैं क्या, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. सो इट इज यूज्ड इन to increase BP in hypotensive states. हाइपोटेंसिव स्टेट्स में अल्फा 1 को, सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट को हम लोग यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सिलेक्टिव एक्शन है, तो सिर्फ बीपी क्या कर रहा है, सिर्फ बीपी इंक्रीज कर रहा है. सो इट इज यूज्ड इन हाइपोटेंसिव स्टेट्स. दूसरी बात, पारेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन ही करेंगे. सिर्फ कैसा, सिर्फ पारेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. ठीक है, तो ये तो हो गई अल्फा 1 की बात. अब बात करते हैं सिलेक्टिव अल्फा 2 की, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक आ जाता है, हेडिंग आ जाती है उसकी नेजल डीकंजेस्टेंस. ठीक है, नेजल डीकंजेस्टेंस. सो व्हेन टॉकिंग अबाउट नेजल डीकंजेस्टेंस, तो इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सिलेक्टिव सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट यूज कर रहे हैं. पहली बात तो एगोनिस्ट यूज कर रहे हैं. इसमें भी कुछ जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इमिडाजोल कंपाउंड्स रहते हैं. क्या रहते हैं, इमिडाजोल कंपाउंड्स रहते हैं. सो इसके अंदर हमारा आ जाता है क्या, नेफाजोलिन, ऑक्सी ज़ाइलोज़ोलिन और मेटाज़ोलिन. ठीक है, सो क्या हो गया, नेफाजोलिन, ज़ाइलो मेटाज़ोलिन, ज़ाइलो मेटाज़ोलिन और ऑक्सी मेटाज़ोलिन. ठीक है, नेफाजोलिन, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन एंड ऑक्सीमेटाज़ोलिन का एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या है, बेसिकली ये है इमिडाज़ोलिन कंपाउंड्स. ठीक है, इसमें दो कंपाउंड और हैं, जो कि है फिनाइल एफेड्रिन. ठीक है, तो इसको कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, ओरल, एंड है फिनाइल एफ्रिन. इसको कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, ओरल एंड टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों. ठीक है, अब इसमें से ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कैसा आता है, टॉपिकली एडमिनिस्टर करते हैं 0.2 to 0.5. ठीक है, 0.2 to 0.5 टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका, 0.05. ठीक है, 0.05 to 1 टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है कैसा, 0.05 to 1. अब ये क्या हो रहे हैं, नेजल डीकंजेस्टेंट है, तो सिलेक्टिव अल्फा 2 एक्शन रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और देयर विल बी रिलीफ फ्रॉम म्यूकोजल कंजेशन. ठीक है, इट विल कॉज रिलीफ फ्रॉम म्यूकोजल कंजेशन. अब नेफाजोलिन, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, ऑक्सीमेटाज़ोलिन. अब बात करते हैं इनकी यूजेस की. तो यूजेस हैं सैक में, दैट इज साइनोसाइटिस, एलर्जिक rhinitis and common cold.
ठीक है। सो नेजल डिकंजेस्टेंट का बेसिक यूज कहाँ पे आ रहा है? सैक में, दैट इज साइनोसाइटिस, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक राइनाइटिस एंड कॉमन कोल्ड में। अब बात करें अगर एडवर्स इफेक्ट की, तो जो टॉपिकली एडमिनिस्टर्ड रहते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसकी वजह से एनसोमनिया हो सकता है, एनसोमनिया, लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन। फिर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन है तो लोकल इरिटेशन हो सकती है, उस वजह से क्या हो सकता है? लोकल इरिटेशन। और क्या हो सकता है? एट्रोपिक राइनाइटिस हो सकता है। एलर्जिक को ट्रीट करने चले थे, लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एट्रोपिक राइनाइटिस हो सकता है। उसके बाद सिस्टमिक इफेक्ट्स की अगर बात करें, अगर सिस्टमिक इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो इंक्रीज्ड या एग्रीवेटेड हाइपरटेंशन होगा। क्या होगा सिस्टमिक इफेक्ट्स में? एग्रीवेशन ऑफ हाइपरटेंशन, aggravation of hypertension. So these are the adverse effect of topical administration of nasal decongestant. What? insomnia हो सकता है, ठीक है। So insomnia में क्या होता है? लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन, फिर लोकल इरिटेशन, जहां पे टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वहां पे लोकल इरिटेशन होगा, और एट्रोपिक राइनाइटिस हो सकता है। दूसरी बात सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें, तो अभी हमने देखा कि जो हाइपरटेंशन है उसका क्या होगा? एग्रीवेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किनके बारे में? फिनाइल एफ्रिन और फिनाइल एफेड्रिन के बारे में। फिनाइल एफ्रिन, तो इसका कैसा यूज कर रहे थे हम लोग? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। और नेक्स्ट फिनाइल एफेड्रिन, ठीक है। सो फिनाइल एफ्रिन का जो यूज है वो ओरल प्लस टॉपिकल है, और इसका क्या है? सिर्फ ओरल यूज है। दूसरी मेन बात यह है कि इनका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बिकॉज देयर इज लेस रिबाउंड कंजेशन, लेस रिबाउंड कंजेशन फिनोमेना। क्यों? क्योंकि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। रिबाउंड कंजेशन फिनोमेना का मतलब जैसा है कि रिबाउंड ब्रेडिकार्डिया हो रहा था, बैरोरिसेप्टर्स क्या कर रहे थे? जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर था उसका अपोज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एक तो कंजेशन होता है जिनकी वजह से मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी रिलीफ फ्रॉम कंजेशन। लेकिन फिर क्या होगा? वापस से कंजेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो कंजेशन है उसके अगेंस्ट में वापस से क्या होगा? रिबाउंड कंजेशन होगा, ठीक है। सो देयर विल बी लेस रिबाउंड कंजेशन देन topically administered nasal decongestants, then topical nasal decongestants, then topical nasal decongestants, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात अगर बात करें इसकी, तो इसकी वजह से क्या होते हैं? सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स तो पहले अगर बात की थी हमने, तो क्या हो रहा था? एग्रीवेशन ऑफ एग्रीवेशन ऑफ हाइपरटेंशन हो रहा था। किसके साथ? जो हमारे ओरल और टॉपिकल वाले जितने थे उनके साथ क्या हो रहा था? सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या होती है? स्ट्रोक, क्या कहते हैं, इतना एग्रीवेटेड तो नहीं रहता है, लेकिन कैसा रहता है? हाइपरटेंशन कॉमन रहता है, हाइपरटेंशन कॉमन रहेगा इनके साथ। दूसरी बात सीएनएस स्टिमुलेटिंग इफेक्ट रहता है, सीएनएस स्टिमुलेशन रहता है, ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेशन रहता है। लास्ट में बात करते हैं फिनाइल फिनाइल प्रोप्रेनोलामीन, दैट इज पीपीए।
सो ये क्या है, ये बैन हो गया इंडिया में, इट इज बैंड इन इंडिया, बैंड इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज इसके जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स आ रहे थे उसकी वजह से क्या हो रहा था, देयर इज स्ट्रोक, इट इज कॉजिंग स्ट्रोक। अब एक 3 स्टार पॉइंट आ रहा है इंटरेक्शन का, कि जो हमारे सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है, selective alpha 2 agonist should not be interacted with MAO inhibitors. Why? क्योंकि MAO inhibitors, अगर MAO inhibit हो जाएगा तो there will be no degradation of tyramine या noradrenaline, जिसकी वजह से क्या होगा, there will be increased sympathetic effect, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट दे दिया, तो इनकी वजह से क्या हो रहा था, पहले से ही हाइपरटेंशन हो रहा है, सो इन दोनों की वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा, सॉरी हाइपरटेंसिव क्राइसिस लाइक कंडीशन आ जाएगी। बाकी रेस्ट ऑफ द, अगर सिलेक्टिव बीटा 2 की बात करें, ये अपार्ट फ्रॉम नेजल डीकंजेस्टेंट्स हैं, ठीक है, तो रेस्ट अगर सिलेक्टिव, और ये जितने भी रहते हैं जो टॉपिकल वाले हमने बेसिकली स्टडी किए थे ना, अभी टॉपिकल वाले जो पढ़े थे अभी, उसमें क्या रहता है, इनका सिलेक्टिव अल्फा 2 इफेक्ट रहता है, ठीक है, सिलेक्टिव अल्फा 2 इफेक्ट रहता है क्लोनिडीन के जैसा, सिमिलर टू क्लोनिडीन, एंड जो ड्यूरेशन ऑफ रहता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो रहता है वो लॉन्ग रहता है, जो आगे हम लोग एक ड्रग पढ़ेंगे एफेड्रिन, उससे ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, कितना रहता है, 12 आवर्स, ठीक है। तो ये टॉपिकल वाले जो हमने पढ़े थे, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन एंड ऑक्सीमेटाजोलिन, तो ये जो पढ़े थे हमने, इनका क्या रहता है, काफी ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेजल डीकंजेस्टेंट्स के अपार्ट में सिलेक्टिव अल्फा 2 हमारे पास एगोनिस्ट है, तो इसमें है सीएम तब, दैट इज क्लोनिडिन, मिथाइल डोपा, एप्राक्लोनिडिन, टीजानिडीन एंड फाइनली ब्रोमीडिन, ठीक है। इसमें से जो स्टार्टिंग के ये 3 हैं, ये सिलेक्टिव अल्फा 2 हैं, और ये लास्ट के क्या हैं, ये भी सिलेक्टिव अल्फा 2 हैं, लेकिन ये यूज किस में होते हैं, सिलेक्टिव अल्फा 2 यूज्ड इन केस ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में यूज करते हैं इनको। और ये क्या है, सिलेक्टिव अल्फा 2 यूज्ड इन हाइपरटेंशन, सिलेक्टिव अल्फा 2 यूज्ड इन हाइपरटेंशन। इनको किस में यूज कर रहे हैं, हाइपरटेंशन में। व्हाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स ब्रेक टू द, मतलब ये क्या करते हैं, प्री साइनेप्टिक वाले को बेसिकली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मोर कॉमनली किसको करते हैं, प्री साइनेप्टिक वाले को, और प्री साइनेप्टिक वाला क्या करता है, हमारा ब्रेक प्रोवाइड करता है, सो इट विल कॉज फेल ऑफ ब्रेक, नहीं सॉरी, ये अगर उसको एगोनिस्ट करेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी, इट इज यूज्ड इन हाइपरटेंशन, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रेक फॉर सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है, ब्रेक फॉर सिंपैथेटिक सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन सेलेक्टिव वंस। अब हम लोग धीरे धीरे किस पे जाएंगे, इनडायरेक्टली एक्टिंग पे जाएंगे, ठीक है। अभी ये सब कैसे थे, डायरेक्टली एक्टिंग थे, बस इसमें एक वो आया था अभी बीच में इनडायरेक्टली एक्टिंग, जो नॉर एड्रेनालिन का भी रिलीज करा रहा था। सो थैंक यू।